हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये जो वीडियो है ये यूपीपीएससी का जो एपीएस का पेपर हुआ था यानी कि अपर निजी सचिव का 7 जनवरी 2024 को, उसकी एनालिसिस है। कुछ इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जीएस से संबंधित, जो कि आपके आरओ के प्रीलिम्स में 2023 वाले, जो कि 11 फरवरी को होने वाला है, और जो यूपीपीएससी 2024 का प्रीलिम्स होने वाला है आपका मार्च में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ कुछ चीज़ें इससे सीखने को मिलेंगी, तो उन पर ध्यान दीजिए। हिंदी और कंप्यूटर भी है, बट उसमें उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आर यूपीपीएससी के लिए हेल्प करें। लेकिन जीएस के सेक्शन को, बिकॉज जीएस में काफ़ी प्रॉब्लम होती है कैंडिडेट्स को, तो यहाँ से कुछ चीज़ें आप ऑब्वियसली सीख सकते हो। बात करता हूँ, देखिए जीएस में आपको कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे थे सेक्शन में जो रीजनिंग के थे या मैथ के थे, जो बेसिक बेसिक थे, उनको मैंने इसमें ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं किया है। इसमें हार्ड कोर एकदम जो समानाध्ययन के क्वेश्चन है उनको मैंने लिया हुआ है। बात करता हूँ, देखिए जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के वीटो के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, जो उसकी पावर्स वगैरह होती है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। अब ये कोई नया टॉपिक नहीं है। अगर आपने मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली जो वीडियो, जो मेरी पीडीएफ वगैरह है, जो नोट्स वगैरह है, वीडियो है, उसमें आपने देखा होगा तो मैंने आपको प्रेसिडेंट का उसमें पहले ही बताया हुआ है। कई बार जब मैंने पॉलिटी के वीडियोस बनाए हुए हैं, उसमें मैंने जब आपको एनालिसिस बताई हुई है कि उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उसमें वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रेसिडेंट को आपको जो स्टेट का गवर्नर होता है उसके साथ में मिला के पढ़ना है। और प्रेसिडेंट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। उसकी जो पावर्स हैं, या जो उसके इवन जो आर्टिकल्स हैं, या इवन जो उसके जो सुप्रीम कोर्ट के साथ में जो रिलेशन है, जैसे आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 143, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किन 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 मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस हैं वो राय मशवरा लेते हैं या सलाह देते हैं प्रेसिडेंट को, या उनसे बात करते हैं, या फिर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो ये प्रेसिडेंट का वीटो का टॉपिक यहाँ पर आया हुआ था। तो ये कोई ऐसा नया टॉपिक नहीं था जो आपके एकदम आपको पता ही ना हो कि ये कहाँ से आ गया। तो प्रेसिडेंट का वीटो आपको हर जगह बेसिक एकदम सोर्स में मिल जाता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पर आपको किसी एक पर्टिकुलर सोर्स में ये मिलेगा। आप चाहे ल्यूसेंट पढ़ो, घटनाचक्र पढ़ो, हर जगह पर आपको प्रेसिडेंट का टॉपिक मिलता ही मिलता है। इसके अंदर दूसरा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, गेट रोसिया अराकोशिया एरिया ऑफ परोप मिसादे करके। ये क्वेश्चन एक्चुअल में टफ था। इसको आप डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखोगे। अगर आपने ये प्रॉपर लोकेशन वगैरह ये इनके नाम सुन रखे हैं, पढ़ रखा है, तो कहीं ना कहीं से आप एकदम लगा ले जाओगे। वरना ये क्वेश्चन टफ था, हर इंसान ये नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें यहाँ पर टफ क्वेश्चन को बनाने के साथ साथ आयोग ने थोड़ा सा हिंट दिया था। अगर आप इसके ऑप्शन देखोगे ना, तो उसके जो ऑप्शंस थे उसमें 2 ऑप्शन आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे और 2 ऑप्शन पर आप आ सकते थे। उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते, 2 ऑप्शन के बेसिस पे अगर आप अपना आंसर मारते हो उन दोनों में से कोई भी, तो 50% प्रोबेबिलिटी तो आपकी तब भी थी। तो कायदे में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए था। बहुत से लोगों ने किया भी होगा, भले ही आपको नहीं आता हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन के जरिए आप कर सकते थे। और कहीं अगर आपने थोड़ा बहुत भी लोकेशन देख रखी है, जैसे एरिया है तो एरिया का हैरात हो जाएगा, या इसमें से अगर जैसे कि जो पारोप मिसादे है, अगर वो आपने काबुल घाटी या कंधार देख रखा है, तो थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया है, तो वहाँ पर जो 2 ऑप्शन आ रहे थे ना, उनके थ्रू आप एलिमिनेट कर सकते थे। अदरवाइज ये क्वेश्चन टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद में जैसे बात आती है मनुस्मृति का टीकाकार पूछे गए थे। अब देखिए, चरक संहिता और पुराण इनके ऊपर क्वेश्चन रिपीटेडली 2 बार लगातार आया हुआ है। जैसे चरक संहिता के ऊपर पूछा गया था, आई थिंक यूपीपीसीएस जे में, और जो यूपीपीसीएस 2023 का प्रीलिम्स था उसमें पुराणों के ऊपर आया हुआ था। देख लेना एक बार, आप क्रॉस चेक कर लेना, दोनों में से इन्हीं से आया हुआ था। उपनिषद के ऊपर भी पहले पूछा जा चुका है। तो इससे ये पता लगता है कि जितने भी इस तरीके के जो वैदिक साहित्य है, जैसे आपका ये उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यक हो गए, या फिर आपका मनुस्मृति हो गया, चरक संहिता हो गया, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पूछा गया है, इनसे रिलेटेड पूछता गया है। तो एग्जैक्ट कई बार सेम नहीं पूछता है, लेकिन उसी के पैटर्न पे दूसरी चीज पूछ देता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपसे अगर उपनिषद पूछा गया, या ब्राह्मण ग्रंथ पूछा गया, या आरण्यक पूछा गया, या चरक संहिता पूछा गया, या पुराण पूछा गया, तो मनुस्मृति अगर पूछ लिया गया तो वो कोई बहुत नई चीज नहीं हो गई। तो ये क्वेश्चन आपका वहां से था। बैटल ऑफ खानवा की बात की जाए, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे जो नोट्स हैं, जो अभी हिस्ट्री के नोट्स थे, जो मिडिवल हिस्ट्री के, मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले जो कराया था, जब वैल्यू एडिशन की मैं क्लास करवा रहा था, तो उसमें बैटल ऑफ खानवा मैंने आपको सामने सामने करवाया हुआ है। उसके अलावा मैंने आपको चंदेरी का बैटल करवाया हुआ है, मैंने आपको घाघरा का बैटल करवाया हुआ है, और मैंने वहां पर बताया था कि ये चारों बैटल की जो क्रोनोलॉजी है वो पूछी जाती है, और सामने सामने आपके एपीएस में ये क्वेश्चन रखा हुआ है। इसके अंदर बात आती है ग्रैंड स्लैम की, टेनिस की। जब मैंने करंट अफेयर्स का आपको दृष्टि वाली जो मैगजीन होती है ना, मेरी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें वीडियो है, आप जाकर के देखना, आपको मिल जाएगा अगर आपको डाउट हो तो। वहां पर जब मैंने करंट अफेयर्स की मैगजीन का पूरा बताया था ना, कैसे क्या पढ़ते हैं, क्या होता है। स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है, पूरा अलग से स्पोर्ट्स का सेक्शन, मैंने 15-20 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है। मैंने उसमें चिल्ला चिल्ला करके बताया हुआ था कि इसमें जो इतनी सारी इवेंट्स होती हैं स्पोर्ट्स की, उसमें टेनिस भी होता है, फुटबॉल भी होता है, क्रिकेट भी होता है, बैडमिंटन भी होता है, खो खो भी होता है, कबड्डी भी होता है, और भी जो खेल आप खेल सकते हो मिट्टी में या मैदान में, हर खेल का उसमें इंफॉर्मेशन उसकी दी होती है। बट मैंने उसमें आपको बताया हुआ था कि जो टेनिस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें भी जो उसके 4 तरीके के टेनिस होते हैं, फॉर एग्जांपल यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, एंड एक और ओपन होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, भी देख लेना। हाँ, तो
ये जो 4 तरीके के आपके ओपन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं के बारे में पूछता है और उसमें भी जो जनरली विनर होता है उसका पूछता है, लेकिन कभी कभी जो उसका जो रनर अप होता है उसका भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए, कई बार उनकी भी कंट्री एंट्री पूछ लेता है। चेक रिपब्लिक का कई बार जो जो विमेन है जो जीतती है उसमें उसका कई बार पूछ चुका है। तो ये आपको पता है टेनिस में कभी कभी क्या होता है कि जो मेन इंसान है जिसने जैसे 20 ग्रैंड स्लैम जीत रखे हैं, 21 जीत रखे हैं, फॉर एग्जांपल नोवाक है या राफेल नडाल है या फिर रॉजर फेडरर है, तो इनके बारे में स्पेसिफिक फैक्ट भी पूछ सकता है। जैसे पीवी सिंधु है, पीवी सिंधु आयोग का फेवरेट है टॉपिक, पीवी सिंधु के बारे में अक्सर पूछ लेता है। या जो ओलंपिक्स या पैरालंपिक्स या जैसे एशियन गेम्स है तो इनके जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं ना इनके बारे में दो स्टेटमेंट भी अगर कोई बहुत खास इंसान है तो उनके दो स्टेटमेंट के बारे में पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आजकल अगर आपने थोड़ा बहुत ही न्यूज़ चैनल देख रखा है तो उसमें जो आपके पैरा एथलीट हैं जैसे उसमें एक आपके अजय कुमार हैं, एक आपकी प्राची यादव हैं, इन लोग के बारे में प्रॉपर इनके इंटरव्यूज आ रहे हैं 2-2 3-3 मिनट के। अब थोड़ा बहुत भी अगर कोई कैंडिडेट अवेयर है तो वो उनको देख करके जाएगा इनके नाम एंड यही नाम आपको सब एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो ग्रैंड स्लैम टेनिस है मैंने आपको कई बार सामने बताया हुआ था और वही उन्होंने बेसिकली पूछा हुआ था कि जो ग्रैंड स्लैम होता है वो किससे रिलेटेड होता है, क्या होता है। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अकबर का मकबरा पूछा गया था, अकबर का मकबरा, अकबर के बारे में जो आर्किटेक्चर है जो अकबर के समय का या अकबर ही जो टॉपिक है इसके बारे में मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है कि अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है। हुमायूं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हुमायूं के समय के जो बाकी चीज़ें हैं वो दूसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी जो नॉर्मल चीज़ें वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे शेरशाह सूरी हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, इवन शाहजहां औरंगजेब हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद के जितने रूलर हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब इतना कोई हाईली पोटेंशियल बहुत ही कैलिबर वाले नहीं थे, वॉरियर्स नहीं थे, सुल्तान नहीं थे, मुगल एम्परर। लेकिन जो अकबर वगैरह हैं ये सब बहुत नोबल लॉरियट, मतलब ये बहुत इनको वैल्यू दी जाती है, बहुत माना जाता है। बहुत ही जो एक होता है ना कि रिलीजियसली देखा जाए अगर उस वे में तो ये लोग बहुत इनको रिस्पेक्ट दी जाती है कि हाँ भाई ये दोनों धर्मों को बाकी के लोगों को हर तरीके से समाज को लेकर के चलते थे। तो इसलिए अकबर एक फेवरेट टॉपिक रहता है, अकबर से क्वेश्चन आपको देखने को मिला हुआ है। देन उसके बाद में आपको एक बुक देखने को मिली थी डॉटर ऑफ द ईस्ट बुक थी और उसके ऑथर का आपको नाम पता था। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जो इस तरीके की पॉपुलर बुक्स होती हैं इंपॉर्टेंट वो उनके ऑथर अक्सर पूछ लिए जाते हैं एंड एपीएस में तो स्पेशली ये पूछे गए थे इस तरीके के क्वेश्चन। उसके बाद में बात आ जाती है मृक्षकटिकम की, तो शूद्र की रचना है ये मृक्षकटिकम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने आपको प्रॉपर एनालाइज करके बताया हुआ है कि 2020 से लेकर के 2023 तक लगातार यूपी पीसीएस में 20, 21, 22, 23 4 साल लगातार 4 साल उन्होंने मिडिवल हिस्ट्री की एक किताब पूछी हुई है या एंशिएंट हिस्ट्री की कई बार रचनाएं पूछ लेते हैं। हमेशा आता है, ऐसा नहीं है कि एक भी साल मिस हुआ है, हमेशा ही वो आया हुआ है। तो वो आपको पढ़ के जाना था। एंड ये जो मृक्षकटिकम है शूद्रक की ये बहुत बहुत पॉपुलर और बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बेसिक सोर्स अगर आप कर रहे हो एंशिएंट हिस्ट्री का उसमें आपको ये किताब देखने को मिल जाती है वहाँ पर। इसके अंदर आप बात करते हो 2007 में जो पहला T20 वर्ल्ड कप है वो किसने जीता था। ये टफ क्वेश्चन था, रैंडम क्वेश्चन था, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि हर इंसान पढ़कर जाएगा या समथिंग। किसी को अगर क्रिकेट की नॉलेज है बहुत अच्छी या उसने अगर ऐसा कभी नॉर्मली पहले कहीं पढ़ा था और उसे याद है तो ठीक है, अदरवाइज ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर्स वाला, अगर उसका पूछा जाता आपसे कि पहला किसने जीता था या अब तक किसने सबसे ज़्यादा बार जीता है या 3 बार से ज़्यादा किसने जीता है, तो वहाँ पर वो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता। बट ये वाला क्वेश्चन टफ था, रैंडम था। अगर आपने नहीं भी किया है या आपसे अगर छूट भी गया है या अगर आपसे गलत भी हो गया है तो मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद बात आती है हिंदी दिवस की। हिंदी दिवस को लेकर के 2 स्टेटमेंट थी। ऑब्वियसली सितंबर में आप सेलिब्रेट करते हो तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था लेकिन हाँ थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड थी। मॉडरेट की कैटेगरी में आप उसको डालोगे, डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते लेकिन ईजी भी नहीं था क्योंकि 2 स्टेटमेंट थी तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इसके बाद बात आती है प्रोजेक्ट टाइगर की। वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स वाली जो PDF है या जो वीडियो है उसमें मैंने आपको 6 महीने पहले बता रखा है, जून जुलाई में मैंने आपको बता रखा है प्रोजेक्ट टाइगर। कई लोगों को तो मैंने इंडिविजुअली पर्सनली मैसेज में बताया हुआ है कि प्रोजेक्ट टाइगर और ये सब जो चीज़ें होती हैं इन्वायरमेंट में, लाइक जब उनको मैं बताता हूँ कि इन्वायरमेंट को कैसे डील करना है तो उसमें मैंने इन्वायरमेंट के वीडियोज़ में एनालिसिस में हर जगह पर बताया हुआ है कि प्रोजेक्ट टाइगर कितना इंपॉर्टेंट है। एंड वही क्वेश्चन डायरेक्टली उन्होंने कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, कुछ नया नहीं है। इसके बाद में जो बात आती है खेतड़ी हो गया, रेणुकूट हो गया, सलेम हो गया, सूरत हो गया, खेतड़ी ताबा, ये तो आपने मेरे मुंह से, अगर आप मुझे 5-6 महीने से सुन रहे हो ना तो आपने मेरे मुंह से पता नहीं कितनी बार सुना होगा खेतड़ी ताबा, जादूगढ़ा, यूरेनियम, ये तो मैं आपको ऐसे ही बताता रहता हूँ। मलाज खलाज खंड, ये सब तो मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे टिप पर बिकॉज रटी हुई हैं तो मेरे मुंह से वो सबकॉन्शियसली निकल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब भी मैंने ज्योग्राफी के वीडियोस बनाए हुए हैं, इंडियन ज्योग्राफी के मेरे आप जाकर के अगर वीडियोस देखोगे जो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं तो उसमें यू विल रियलाइज कि ये सब चीज़ें जो है ना, ये खेतड़ी वेतड़ी, ये सब डायरेक्टली घटना चक्र में दिया हुआ है। तो कोई बच्चा अगर कोई कैंडिडेट अगर सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र भी ढंग से पढ़कर गया है ना तो ये जो सलेम हो गया, रेणुकूट हो गया, खेतड़ी हो गया, एल्यूमिनियम के जो प्लांट्स हो गए या एल्यूमिनियम की जो मेन जो चीज़ें हो गई, या जैसे छत्तीसगढ़ की जो बेलाडीला खान है, ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि रिपीटेडली आयोग 20 साल से पूछता चला आ रहा है अपने डिफरेंट एग्जामिनेशंस में अक्रॉस।
वही उन्होंने पूछा हुआ था। इसके अंदर बात आ जाती है UIDAI का फुल फॉर्म, वेरी वेरी इजी। मतलब अगर आप सबके पास आधार होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरा ये वीडियो देख रहा होगा एंड उसका आधार कार्ड नहीं बना होगा, एंड अगर वो UIDAI का फुल फॉर्म नहीं जानता है तो कहीं ना कहीं एक बार आपको थोड़ा सा क्रॉस चेक करने की जरूरत है कि आप चीज़ों को इंटरकनेक्ट कर रहे हो या इंटरलिंक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। मतलब ये अवेयरनेस की बात आ जाती है। यहाँ पर आपसे एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि बहुत ज़्यादा आप किताबी कीड़ा हो कि नहीं, बहुत ज़्यादा आप बुकिश हो कि नहीं हो, आपने बहुत ज़्यादा इधर उधर के सोर्स पढ़े हैं कि नहीं। वो आपसे बेसिक अवेयरनेस देखना चाह रहा है कि आप UIDAI का फुल फॉर्म जानते हो या नहीं जानते हो, एंड सबके पास आधार होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। सो ये आपको थोड़ा सा स्टेप से चीज़ों को इंटर रिलेट करके इंटरलिंक करके पढ़ना होता है। देन उसके अंदर बात आ जाती है फेडरल सिस्टम स्ट्रॉन्ग सेंटर की। घटना चक्र खोल लीजिएगा आज आप। जब मैं आपसे बोलता हूँ ना कि लाइक घटना चक्र न्यूसेंट पॉलिटी के लिए मोर देन अनफ है, मोर देन एवरेज क्वेश्चन के लिए मोर देन एनफ है। काफ़ी लोगों को लगता होगा अरे सिर्फ इससे ही हो जाएगा, इससे ही हो जाएगा। ये जो फेडरल सिस्टम वाला क्वेश्चन है ना, घटना चक्र में डायरेक्ट दिया हुआ है। अगर किसी को डाउट हो तो मुझे बताना, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर फ्रीली डाल दूंगा ऐसे ही कि देखो ये क्वेश्चन सामने सामने आया है कि नहीं। अब हो सकता है कि 10 लोग और आए, वो कहें मेरे नोट्स में से आया, यहाँ से आया, वहाँ से आया। अरे भाई घटना चक्र से आया है, ये सबसे बड़ा क्रेडिट तो घटना चक्र को जाना चाहिए। डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड उसके अलावा एक दो क्वेश्चन अभी और भी हैं जो घटना चक्र से सामने आए हुए हैं। तो जो वैल्यू जिस जिस मटीरियल की है, जिस चीज़ से आपको हेल्प हो रही है, उसको इसीलिए मैंने आपको बताया है। पिछले 6 महीनों में मैंने कुछ नहीं तो 50-60 बार बताया होगा कि घटना चक्र की वैल्यू क्या है, और ये सब चीज़ें आप गलत नहीं कर सकते। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है ना जो मुझे पिछले 5-6 महीनों से अगर सुन रहा है, 3 दिन में एक बार भी सुन रहा है, तो वो ये क्वेश्चन गलत करके नहीं आया होगा। आई एम वेरी वेरी श्योर, क्योंकि घटना चक्र उसकी टिप पे होगी, और घटना चक्र अगर आपने पढ़ रखी है तो ये क्वेश्चन आप किसी कीमत पे एट एनी कॉस्ट आप गलत करोगे ही नहीं। इसके बाद में बात आती है बिपरजॉय। मैंने वरदान का जो पेड ग्रुप से मेरा करंट अफेयर्स का मैंने उसमें पहले ऑलरेडी बताया हुआ है, पहले ही बता दिया था मैंने आज से 2.5 महीने पहले, 2 महीने पहले जब मेरा पेड कोर्स शुरू हुआ था, कि इस तरीके के जो साइक्लोन वगैरह होते हैं वो कहाँ से उठते हैं, किस कंट्री ने उसका नाम दिया है, और कितना उसका कैसे क्या, मतलब उसका सेंटर वेंटर कहाँ पे, थोड़ा सा नाम हम देख लेना चाहिए जो भी मेन उठते हैं, इवन इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। और ये मैंने कराए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कराए नहीं, मैंने वहाँ पेड ग्रुप में ऑलरेडी करा दिए हैं, लोगों ने किया भी है, लोगों ने रट रखा है उसको, प्रॉपर लोगों ने अपने नोट्स बना रखे हैं उसके। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि जितने भी लोग वरदान पेड ग्रुप में हैं करंट अफेयर्स के, उन्होंने ये क्वेश्चन गलत किया हुआ पेपर जॉय वाला। इसके बाद बात की जाती है सॉइल लीचिंग की, टाइप्स ऑफ सॉइल और सॉइल लीचिंग। ये जब आप घटाचर खोलोगे तो आपको टाइप्स ऑफ सॉइल सॉइल का टॉपिक पूरा मिलेगा। जब उसमें आप पढ़ोगे तो ये जो सॉइल लीचिंग है ना, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बहुत ही बेसिक है। थोड़ा बहुत भी अगर आपने मिट्टियों के बारे में, सॉइल के बारे में पढ़ रखा है, जो टाइप्स ऑफ सॉइल है उनके बारे में पढ़ रखा है, तो ये क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये एकदम इजी क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन हाँ टफ भी नहीं था। आप इसको टफ की कैटेगरी में तो नहीं डालोगे, बिकॉज यू नो कि सॉइल का टॉपिक इंपॉर्टेंट है और सॉइल के ऊपर पूछता चला रहा है वो पिछले 4-5 सालों से तो पूछ ही रहा है। तो जब 4-5 सालों से लगातार उस टॉपिक को रिपीट कर आए हो, तो उसके बारे में आप थोड़ा बहुत तो आगे पीछे पढ़ के जाते ही जाते हो। तो इसका मतलब ये है कि ये ईजी नहीं आगे से कहोगे अगर आप, तो आप ये टफ तो बिल्कुल भी नहीं कहोगे। मॉडरेट कैटेगरी में है, कुछ लोग इसे सही करेंगे, कुछ लोग गलत करेंगे। इसके बाद में IFSC का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। अगेन वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, अवेयरनेस का क्वेश्चन है। हो सकता है कि आप गलत कर आए हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रटना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक होता है ना कि इन डेप्थ, ऐसा नहीं होता है कि इन डेप्थ ही आप पढ़ रहे हैं चीज़ों को, आपको जो उसके आसपास की चीज़ें हैं ना, उसकी जो पेरिफेरल चीज़ें हैं उनसे थोड़ा थोड़ा रिलेट करना होता है। अब ये जो IFSC है, यही अगर क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने एग्जाम में गलत किया होगा, लेकिन जब आप एग्जाम के बाहर आकर के इसको ध्यान से चाय पीते पीते बन मक्खन खाते खाते अगर आप इसको एक बार पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे और चारों ऑप्शंस देखोगे, आप आंसर निकाल ले जाओगे। उसमें जो ऑप्शंस दिए होते हैं ना, उनसे एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एटलीस्ट चारों ऑप्शन देख लो। चारों आपने ऑप्शन देख लिया ना, तो भी आप ये आंसर निकाल ले जाओगे। नासकॉम की बात की जाए, नासकॉम का भी सेम सीन है। बहुत ही बेसिक चीज़ है। कोई भी अगर आपने स्टैटिक की किताब पढ़ रखी है, अगर आपने अरिहंत पढ़ रखी है, ल्यूसेंट पढ़ रखी है, कहीं भी कोई भी आपने पढ़ रखी है, तो जहाँ पर भी एब्रीविएशंस वगैरह दिए रहते हैं ना, नासकॉम का बार बार जिक्र होता है वहाँ पे, नासकॉम वहाँ पे दिया होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक ये बहुत कोई टफ चीज़ है, समथिंग बेसिक अवेयरनेस की चीज़ आपसे पूछी गई थी। देन उसके बाद में बात आती है फेरा और फेमा की। जब भी कभी मैंने इकोनॉमी का वीडियो बनाया हुआ है एनालिसिस का, मेरे आप जाओगे प्लेलिस्ट में देखोगे, आज से 3-4 महीने 5 महीने पहले की बातें बता रहा हूँ, तो उसमें मैंने आपको वहाँ पर बता रखा है कि जो फेरा फेमा है, ये जो एक्ट है, ये बजट मैनेजमेंट वाले और ये सब, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैंने ये भी बता रखा है कि जो नाबार्ड वगैरह है, एग्जिम बैंक है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, या जो 5 ईयर प्लान है, या जो मेन जो योजनाएं वगैरह थी, 5 ईयर प्लान वगैरह थे, तो उनमें जो ग्रोथ रेट वगैरह था, यही सब मेन है। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया ना, अगर आपने इन्फ्लेशन पढ़ लिया, अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लिया, अगर आपने कर्व्स के बारे में पढ़ लिया, अगर आपने ये सब चीज़ें कर रखी है ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डायरेक्टली यही सब चीज़ें आएंगी। अब बहुत सारे लोग का क्या होता है ना, वो 10 तरीके की दूसरी चीज़ों के पीछे भागते हैं, उनको लगता है ये भी कर ले, ये भी कर ले। अरे जो बेसिक आपके पास है, अगर आपने वो कर रखा है ना, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, और उससे आप अगली चीज़ें भी कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपका बेस बहुत स्ट्रॉग है। फिर आप ऊपर चाहे जितने मंजिला आपको मकान बना हुआ, आप बनाते रहो, 3 मंजिला 4 मंजिला, जो आपको उठाना है, जो खड़ा कर सकते हो, जो आपके अंदर काबिलियत है, आप खड़ा कर दो। लेकिन आपका जो बेस है ना, वो एकदम रॉक हार्ड सॉलिड होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ना, ये वहीं से आई हुई थी। फेरा फेमा बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। फेमा का आपसे पूछा गया था फुल फॉर्म, चारों ऑप्शन आप देखते आराम से लगा ले जाते, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसके अंदर बात आती है भारत का नवीन संसद भवन।
जब ये संगोल अंगोल वाला जो संगोल अंगोल की स्थापना हुई थी, आपने देखा होगा जब पीएम मोदी वाला पूरा चल रहा था, कितना हंगामा हुआ था, विपक्ष कितना ज़्यादा हंगामा कर रहा था। मतलब आपको नहीं है पॉलिटिक्स की नॉलेज, नहीं हो आप नेता नगरी में। मैं नहीं कह रहा कि आपको इसके लिए कोई नेता बनने की जरूरत है या बहुत ज़्यादा अवेयर होने की जरूरत। बेसिक जो आपके न्यूज़ में चल रहा है, जो आपके अखबार में डेली आ रहा है, कहीं पर भी आप जा रहे हो, कुछ जा रहे हो, सबको पता है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे नया पूरा बना हुआ है, क्या है संगोल का क्या चल रहा था, नया पूरा बन गया है। कहीं पर भी आप फोटो वोटो देखोगे, इवन जो भी आपके पास चीज़ें दिखाई देती हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं फोटो दिखाई दे जाएगी। तो वही वही था, भारत का नवीन संसद बना, उसी के ऊपर पूछा गया था। इसके बाद में बुक आई हुई थी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इसी बुक की बात मैं आपसे कर रहा था। ये ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है? कभी भी जो इस तरीके का बहुत कोई पॉपुलर इंसान होता है ना, बहुत नामी नामी आदमी होता है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी कोई अगर किताब है, उससे रिलेटेड अगर कोई किताब है, तो वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। और ये बुक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो तरीका है, ये जो हैक है, ये तो मैं 5-6 महीने पहले से बताता चला आ रहा हूँ। और जो लोग मुझे सुनते हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं एंड वो ऑब्वियसली तैयार भी करते हैं। तो उन्होंने डेफिनेटली ये क्वेश्चन जरूर किया होगा, आई एम श्योर। इसके अंदर बात आती है कि टॉपिक ऑफ कैंसर की 2 बार काटते, घटना चक्र खोल लेना, इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन खोलना। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि ज्योग्राफी के लिए क्या करें, परेशानी होती है उन्हें। आप घटना चक्र खोलना, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें है कि कौन सी ऐसी नदी है जो टॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, आपको सामने ही मिल जाएगा। 5वां क्वेश्चन ही है। तो सिंपल, अगर घटना चक्र भी ढंग से पढ़ के गए हो ना, तो आधे क्वेश्चन तो आपके वहीं से निकल जाते हैं ज्योग्राफी के। इसके अंदर बात आती है कॉस्मिक रेस की, एक्स रेस की, रेडियो एक्टिविटी की एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर वो भी इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आपको भरोसा नहीं होता है, और मैं नहीं कह रहा कि मुझे भरोसा करो, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से। इट्स जस्ट कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने ऊपर भरोसा करो। जिस दिन तुम अपने ऊपर भरोसा करना सीख गए ना, उस दिन 10 तरीके की टफ चीज़ों से तुम लड़ना सीख जाओगे। आज से 5-6 महीने पहले जब मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ दी थी, और उसको मैंने कम से कम 50 बार बताया है कि भाई लोग, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरी बहनों, प्लीज़ इस टॉपिक्स को तैयार कर लो। इनसे आयोग जरूर पूछता है। बोला है कि नहीं बोला है? मैंने बोला है। मैंने वो टॉपिक्स भी दी हुई हैं। कल भी आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया था। उसमें जो लास्ट टॉपिक है दूसरी वाली पीडीएफ का, वो क्या है, एक बार आप जाकर के देख लेना। वो टॉपिक मैंने आपको कल नहीं दिए हैं। कोई इंसान आकर के कल को कह दे कि यार आपने ये तो कल बता दिया एपीएस का पेपर होने के बाद में। नो ब्रो, नहीं। आज से 5-6 महीने पहले जून जुलाई में मैंने आपको वो सब चीज़ें समझा दी थी। रेडियो एक्टिविटी को डायरेक्ट मैंने बताया है कि नहीं, कि रेडियो एक्टिविटी आयोग फोकस करता है। यहाँ पर आप देखो, जो एपीएस का पेपर है इसमें ये डायरेक्टली रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के ऊपर चीज़ें आई हुई हैं कि नहीं आई हुई हैं। और जो ये कॉस्मिक रेज और एक्स रेज है, यूपीपीसीएच का पेपर आप उठा लेना। मैंने पेपर एनालिसिस प्रॉपर करवाई है लोगों से, जिन्होंने की है वो ये चीज़ जानते हैं। कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, यूपीपीसीएच का पेपर उठा लेना, और आप देखना कि इस तरीके की चीज़ें एग्जामिनर पूछता है कि नहीं पूछता है। रिपीटेड है, ये पूछा हुआ है उसने पहले। जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं ना, फोटोन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पूछता है वो। एक्स रेज हो गई, कॉस्मिक रेज हो गई, पूछता है वो। इनकी वेवलेंथ भी इवन पूछ सकता है, किसकी कम ज़्यादा वेवलेंथ होती है, ये भी पूछ सकता है। वो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होती है। जो एक्स रे का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यही तो कॉन्सेप्ट है ना। जो अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक, यही तो पूछेगा आपसे। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में वो और क्या पूछेगा, यही बेसिक चीज़ें पूछेगा। उसके बाद में अभी एक क्वेश्चन और है, अभी इसी में आगे आएगा, जिसमें वो आया हुआ था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। ये जो होता है ना फिजिक्स का सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कि हमें आसमान जो है वो नीला दिखाई क्यों देता है, और जो सूरज जब निकलता है तो वहाँ पे हमें जो रेडिएशनेस है, वो जो हमें लालिमा दिखाई देती है, वो क्यों देती है। ये सब जो चीज़ें होती है ना, जो प्रकीर्णन वाली, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था उसमें। अभी आपको मिलेगा आगे, और जो लोग पेपर देख के आए हैं या जिन्होंने पेपर को एनालाइज किया, वो तो ये जान ही रहे होंगे। यही सारी चीज़ें तो मैंने फिजिक्स के टॉपिक में आपको दी हुई है ना, टारगेट में यही सब तो कराई हुई है ना। अभी 10 जनवरी को जो आपके साइंस के टारगेट खत्म हुए हैं, उसमें यही सब चीज़ें तो कंप्लीट हुई है ना। जो मैंने साइंस के वीडियो बनाए थे, जिसमें मैंने बताया था कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, घटना चक्र से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसमें यही सब चीज़ें तो मैंने आपको पीडीएफ और वीडियो के थ्रू दी थी ना। सामने सामने क्वेश्चन उसी से आया हुआ है। आप पढ़ो ना पढ़ो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं कह सकते आप। इसके अंदर बात आती है कोणार्क के सूर्य मंदिर की, सन टेम्पल की। भीतर गांव का जो मंदिर है, ये आरओ आरओ 2021 का जो प्रीलिम्स का पेपर था, उसमें भीतर गांव का मंदिर जो ये कानपुर वाला है, ये पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। इसके अलावा पहले भी मंदिर पूछे जाते रहे, तो मंदिर पर वो फोकस करते हैं। फर्क इतना है कि उन्होंने कानपुर के भीतर गांव मंदिर की बजाय या यूपी के किसी मंदिर की बजाय उन्होंने ओडिशा का मंदिर ले लिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो काफ़ी पॉपुलर है। सन टेम्पल कौन नहीं जानता, मतलब बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हो स्टैटिक जीके में, अरिहंत की बुक में। इसके बाद में विश्व युवा कौशल दिवस, ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस। आई एम नॉट वेरी श्योर, एक बार देख लेना, मेरे माइंड में आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। आरओ 2016 का जो पेपर हुआ था ना, री एग्जाम, जो 20 सितंबर 2020 को हुआ था, उसमें एक बार जाकर के देख लेना, ये विश्व युवा कौशल दिवस वाला क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। स्किल से रिलेटेड हमेशा पूछता है। मैंने वरदान ग्रुप जो है ना, मेरा पेड कोर्स वाला, करंट अफेयर्स वाला, आरओ यूपीपीसी दोनों के लिए, मैंने उसमें भी ये चीज़ मैंने कराई हुई है। इसके पहले भी मैंने उसमें बता दिया था, और ये रिपीटेड भी है। तो मतलब ये ऐसी चीज़ थी कि आपको पढ़ के जाना ही जाना था।
तो जो लोग जुड़े हुए थे वो तो करके गए ही गए थे, लेकिन कोई अगर बाहर का इंसान भी है तो वो अब यहाँ से एटलीस्ट ये सीख ले इंपॉर्टेंट डेज पूछता है इस तरीके के। स्किल से रिलेटेड अगर कोई है तब तो वो बिल्कुल पूछेगा, तो पहले तो आप उसी को तैयार कर लीजिए। इसके अंदर बात आती है चंद्रयान 3 की। जब चंद्रयान ये लॉन्च हुआ था, जब एकदम पूरे भारत के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर भारतीय नागरिक के लिए जब एक गौरव का पल था, उसी दिन शाम को मेरा, अगर आप टेलीग्राम जाओगे, देखोगे, सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। मैंने उसी दिन 1 घंटे बाद बोल दिया था, 6:30 बजे के आसपास मैंने बोल दिया था कि भाई चंद्रयान के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का हो गया, चंद्रयान के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का हो गया, पढ़ लेना इसको ढंग से। उसी दिन मैंने बता दिया था, 1 घंटे बाद ही चंद्रयान का क्वेश्चन एपीएस में सामने सामने आपके सामने रखा हुआ है। इसके अंदर बात आती है आर्टिकल 240 की। एग्जैक्टली ये आर्टिकल तो मैंने नहीं बता रखा है कि ये आर्टिकल 240 वाला, लेकिन मैंने आपको ये जरूर बता रखा है कि आर्टिकल्स आते हैं, और कुछ कुछ जो मेन आर्टिकल्स हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं, और उसमें एक ऑप्शन में था, तो अगर आपने वहां पर अगर वो जो मैंने आर्टिकल्स बता रखे हैं वो भी अगर कर रखे होते ना, तो आप उसमें एलिमिनेट करके इस आंसर तक जरूर पहुंच जाते। क्योंकि जो मैंने बता रखे हैं अगर आपने वो पढ़े होते तो आप इस क्वेश्चन में ये जान जाते कि ये वाला मैंने पढ़ रखा है, ये तो इसमें नहीं होगा। जैसे आर्टिकल सपोज अगर मैंने बता रखा है कि 100 पढ़ लो, जॉइंट सेशन वाला है, अब अगर वो जॉइंट सेशन वाला आपने पढ़ रखा है कि आर्टिकल 100, तो आप इस क्वेश्चन के बाद ये तो जान जाओगे ना कि इसमें आर्टिकल 100 नहीं होगा। तो आर्टिकल 100 नहीं होगा, या आर्टिकल 135 नहीं होगा, 235 नहीं होगा, तो फिर कौन सा जो बचा वही वाला होगा। तो इस तरह से करके आप आर्टिकल तक पहुंच सकते थे, और आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता रखा है। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उससे रिलेटेड आर्टिकल्स को मैंने जरूर बता रखा है। जैसे आर्टिकल 323 हो गया, आर्टिकल 324 हो गया, आर्टिकल 315 हो गया, या 312 हो गया, या फिर आपका जो आर्टिकल 226 है, 227 है, हाई कोर्ट वाले, ट्रांसफर वाले, तो ये सब बहुत क्रूशियल है। आर्टिकल 123 हो गया, 143 हो गया, आर्टिकल 117 हो गया, 110 हो गया, 112 हो गया, आर्टिकल 99 हो गया, स्पीकर वाले हो गए, प्रेसिडेंट वाले हो गए, प्रेसिडेंट की जो इम्पीचमेंट होती है वो वाले हो गए। तो ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ था। मॉम वाला जो क्वेश्चन आया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन वाला, ये ऑब्वियसली पुराना क्वेश्चन था, इन्होंने पूछ लिया था, ये पुराना है, इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने बस ऐसे ही पूछ लिया। इसके अलावा जैसे एशियन गेम्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, एशियन गेम्स अगेन, खेलो इंडिया गेम्स हो गए, एशियन गेम्स हो गए, पैरालंपिक गेम्स हो गए, टोक्यो ओलंपिक हो गया। अगर ये आपके एग्जाम के पहले हो रखे हैं तो चांसेस वेरी वेरी हाई कि इन्हीं से आएगा। तो पहले तो आप इन्हीं को पढ़ लें, रट लें, उसके बाद में फिर छोटे छोटे 50 तरीके के गेम्स की तरफ आपको स्विच करना है। देन उसके बाद में थॉमस कप की बात आती है। जब मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो बनाए थे पहले वाले मैगजीन वाले, जब उसमें मैंने पढ़ना सिखाया था, ये मेरे पेड कोर्स के शुरू होने के पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें मैंने पूरा पढ़ने का तरीका बताया था कि जो आई दृष्टि करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, वो अभी भी प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर के आप देख लेना। वहाँ पर जो थॉमस कप और उबेर कप होता है, लड़कों के लिए कौन सा होता है, लड़कियों के लिए कौन सा होता है, यानी कि मेल फीमेल के लिए कौन कौन सा होता है, और इसमें कौन कौन जीता है, मैंने वहाँ पे बता रखा है उसमें कि किस तरह से कौन कौन सी इवेंट्स होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं। जब उसमें आप स्पोर्ट्स वाला मैंने वीडियो ही अलग बनाया था पूरा, तो उसमें मैंने पूरा समझाया हुआ था कि स्पोर्ट्स में 50 तरीके के आपको गेम दिए रहेंगे, 50 तरीके के उसमें विनर लूजर और 10 तरीके के लोग दिए रहेंगे, आपको नहीं पढ़ना है वो, यू डोंट हैव टू रीड दैट। उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं वो आपको पढ़नी है, उसमें मैंने थॉमस कप उबेर कप बताया हुआ था। अब अगर कोई बच्चा, कोई कैंडिडेट ध्यान से वीडियो को नहीं देखेगा या उसको वो हल्के मिलेगा, तो फिर एग्जाम में भाई फिर वही चीज़ें सब आती हैं, तब रियलाइज़ होता है कि अरे यार उस समय ध्यान नहीं दिया था। तो जो ध्यान देता है, जो सिंसियरली उन चीज़ों को फॉलो करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। एपीएस के पेपर के बाद तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि एक्चुअल में ये चीज़ें हेल्प करती हैं। अगर कोई भी इंसान सिंसियर है तो मेहनत बेकार नहीं जाती है। आरटीआई 2005 वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मेंस के पेपर उठा के देख लोगे तो भी इसके ऊपर प्रॉपर क्वेश्चन आता है, और प्री में भी पहले रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 2005 का जो आरटीआई वाला है, इससे रिलेटेड बहुत बेसिक क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। एक ये वाला आरटीआई 2005 और बता रहा हूँ, इसी के साथ में जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला एक्ट है ना, वो भी कई बार आ चुका है। आप यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर उठा करके देख लो पिछले सालों का, आपको सामने सामने क्वेश्चन दिख जाएगा। वो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करते रहते हैं। तो ये वहाँ से आपका आया हुआ था। आई होप ये ईजी क्वेश्चन था आरटीआई वाला, तो ऐसा नहीं है कि आपसे गलत हुआ होगा, ये आपने किया होगा। इसके बाद में लेखक और पुस्तक आई हुई थी, उसमें यशपाल वगैरह और उसमें 2-3 और लोग थे। इसमें जो ये यशपाल वाला ऑप्शन था ना, ये थोड़ा इजी था, बाकी के जो 3 ऑप्शन थे वो टफ थे। ये टफ क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन नहीं था। अगर आपको यशपाल वाला मालूम है तो उसके थ्रू आप आंसर निकाल सकते थे, नहीं मालूम है तो बिल्कुल ही टफ है, फिर तो आपको ये क्वेश्चन स्किप करना चाहिए, फिर करना भी नहीं चाहिए। अब देखिए ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग और ये डिस्पर्जन वाला जो था ना, जो मैंने आपसे बात कर रहा था फिजिक्स वाला। फिजिक्स में वो यही पूछता है, उसके पास क्वेश्चन ही नहीं है, और इससे ज़्यादा अगर वो हार्डकोर पूछेगा तो फिर वो एमएससी फिजिक्स वाला कर पाएगा। तो उसको भी तो पता है ना कि यहाँ पर बच्चा बीए वाला भी आ रहा है, बीएससी वाला भी आ रहा है, यहाँ पर बच्चा बीएड वाला भी आ रहा है, यहाँ पर हर तरीके के कैंडिडेट आ रहा है, हर स्ट्रीम का, हर जॉनरा का बच्चा आ रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि आपसे एकदम से एमएससी फिजिक्स या पीएचडी फिजिक्स की चीज़ दे देगा। वो बहुत ही बेसिक चीज़ जानना चाहता है कि जो आपकी डे टू डे लाइफ में जो फिजिक्स है उसको आप समझते हो कि नहीं समझते हो। इसके बाद में जो विटामिन्स और डिसीजेज हैं, मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो वीडियोज़ हैं, या जब भी कभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आज से 4-5 महीने पहले ये चीज़ें मैं आपको चिल्ला करके 50 बार बता चुका हूँ कि आपको, मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको विटामिन्स हो गए या उनकी जो डिसीजेज हो गई, या जो फंगस हो गई, बैक्टीरिया हो गई, वायरस हो गए, इनसे जो मेन डिसीजेज कॉज हो रही हैं, या उनकी जो बीमारियों के कारण हैं, या जो आपके उसकी जो वैक्सीन है वो आपको पढ़ के जाना है। जैसे डीपीटी है, डिप्थीरिया पर्टूसिस वगैरह, या फिर जो काला आजार है, या जो आपका ये स्लीपिंग सिकनेस है,
ट्रिपेनोसोमा पैलेडियम वाला। तो ये सब जो ऐसी चीज़ें हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब भी कभी बायोलॉजी की बात आती है साइंस में, तो मैंने आपको ये सब चीज़ें बता रखी हैं। वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सी बीमारी होती है। इसके बाद में जैसे आर्टिकल 100 है, 200 है, 300 है, 330 है। आर्टिकल 100 वाला मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। आर्टिकल 300 मैंने आपको बताया हुआ है, 330 नहीं बताया है। 330 और 200 ये मैंने आपको नहीं बताया। आर्टिकल मैंने आपको 100 बताया हुआ है, 300 बताया हुआ है। तो इसके बाद में बात आती है 1921 मोपला विद्रोह। रिपीटेड क्वेश्चन है, घटना चक्र आप खोलो, सामने सामने आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। एंड सेम यही क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस में अभी 1-2 साल पहले आया हुआ था, जिसमें था कि एक स्टेटमेंट जिसमें आई हुई थी कि गांधी जी ने जो ये था मोपला वाला, इसमें इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया या था या नहीं किया था, इस तरीके का क्वेश्चन था। पिछले साल का ही क्वेश्चन है आई थिंक यूपी पीसीएस का। डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने रिपीट किया है वहाँ से, और घटना चक्र में ये सामने दिया हुआ है। तो अगर आप बेसिक घटना चक्र पढ़ के गए थे तो ये क्वेश्चन आपका आराम से वहाँ से हो जाता। इसके बाद में बात आती है गोलकुंडा फोर्ट की। जब भी कभी आप विजयनगर एम्पायर पढ़ते हो और उसके साथ में जो बहमनी किंगडम है, जब उसको पढ़ते हो तो गोलकुंडा के बारे में आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। गोलकुंडा का जो आपका फोर्ट है, या जो उधर का जो पूरा एरिया है, बेसिकली जो विजयनगर एम्पायर और जो बहमनी किंगडम है और उसके जो ट्रेवलर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के टाइम पे भी आपको बताया गया है। जब इंडियन हिस्ट्री, जब मॉडर्न हिस्ट्री की जब बात होती है, तो भी उसमें भी एनालिसिस में मैंने आपको बताया हुआ है। बेसिक अगर आप हिस्ट्री की नॉलेज रखते हो ना, तो उसमें गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पर है, हैदराबाद में है कि कहाँ पर है, वो आप बेसिक पढ़ लेते हो। तो उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं था कि ये बहुत कोई टफ क्वेश्चन था, या उन्होंने कोई ऐसा फोर्ट पूछ लिया था जो आपको जिसका नाम ही नहीं है। जैसे अगर आपसे नाहरगढ़ फोर्ट की बात की जाए, तो ऐसा है कि आपको पता ही होगा। कालिंजर फोर्ट की बात की जाए तो मतलब आपको पता ही होगा। ये कोई ऐसे फोर्ट नहीं है कि आपने कभी इनके बारे में सुना ही नहीं है। तो ये आपका वहाँ से आया हुआ था। उसके बाद में जो लोकसभा सीट्स, जो ये 525 से 545 वाला जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, घटना चक्र का रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और बहुत ही बेसिक है। पीवाईक्यू में भी कई बार आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो बहुत सारे दिए गए हैं। कई बार तो ऐसा होगा कि अगर आप 1-2 बार 3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ ही में नहीं आएंगे, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन जब भी कभी मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और पॉलिटी का मैंने सेक्शन आपको बताया है, तो मैंने उसमें इवन पर्सनली भी बहुत सारे लोगों को बताया है, और ऑनलाइन पब्लिकली तो बताया ही बताया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, उनमें भी पहले आप वो वाले तैयार कर लो जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं। उतने भी अगर आपने तैयार कर रखे हैं ना, उससे आप एलिमिनेट कर ले जाओगे। जैसे एक वो एजुकेशन वाला है 86 वाला, एक वो दिल्ली वाला है 69 वाला। तो इस तरीके की जो कुछ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो तो पता होने चाहिए। अब ये लोकसभा की सीट वाला है, ये पीवाईक्यू है। मैं आपको सामने दिखा सकता हूँ कि देखो ये पीवाईक्यू में इस साल यहाँ पे आया हुआ था। तो पीवाईक्यू मैंने 10-12-15 बार रिपीट करवाया हुआ है आर ओ यूपीसीएस के लिए। टारगेट्स अगर मैं प्रॉपर एक एक दिन दे देता हूँ कि भाई आज 2022 वाला रिवाइज कर लो, आज मेरी बहन तुम 2023 वाला प्लीज़ कर लेना यार। पूरा मतलब डे टू डे बेसिस पे मैंने ये एनालिसिस बताई गई है आपको। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपने गलत किया हुआ है, इजी क्वेश्चन था ये। इसके बाद में आपका बुक ऑथर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और था। देन बात आ जाती है पाकिस्तान के रहमत अली वाली, टफ क्वेश्चन था ये। पहली स्टेटमेंट जो थी उसमें वो आप लगा सकते थे, लेकिन स्टिल टफ क्वेश्चन था, एकदम ईजी तो नहीं था। क्योंकि जो ये रहमत अली वाला है, इनके बारे में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर नहीं देखते हो। इसके अंदर बात आती है बजट अधिनियम की। इसमें जो इनेक्टमेंट के लिए जो सीक्वेंस होता है कि किसके बाद क्या होता है, ये टफ क्वेश्चन था। अगर आपने पॉलिटी को ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। उसमें जो सीक्वेंस लगाना था ना, जो क्रम से लगाना था कि पहले ये होता है, पहले ये होता है, पहले ये होता है, तो वो अगर आपने प्रोसेस पढ़ रखी है, देख रखा है, तो ही आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। इसके अंदर बात आ जाती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने आपको बता रखा है कि इस तरीके की जो इंडेक्स वगैरह होती हैं, रिपोर्ट वगैरह होती हैं, उसमें भी जो ये कुछ खास होती हैं, ये इनको आपको तुरंत पढ़ लेना चाहिए। इसमें इंडिया की रैंक पता होनी चाहिए, नंबर 1 पता होना चाहिए, नंबर लास्ट पता होना चाहिए। और ये मैंने ऑब्वियसली जो वरदान पेड ग्रुप है उसमें भी करा रखा था, पहले ही करा दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको पहले से पढ़ के जानी है। इसके अंदर बात आ जाती है आपकी जो अर्थ की क्रस्ट है, उसमें जो कार्बन का परसेंटेज है, अर्थ की क्रस्ट में कार्बन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज, और ये सब जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं, जो अर्थ का क्रस्ट है, मैग्मा है, लावा है, इनसे रिलेटेड वो पूछता आ रहा है कि जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उसमें कौन ज़्यादा होता है, कौन कम होता है। तो वो एकदम एग्जैक्ट सेम तो नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली रिलेटेड था। मतलब अगर आपने पीवाईक्यू कर रखा है पहले से अच्छे से, तो ये क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं होगा। अब वहाँ पर आप कोई सिली मिस्टेक कर दो, ब्लंडर कर दो, वो एक अलग बात है कि आपके दिमाग में वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए और आप आंसर ना लगा पाओ, लेकिन टफ नहीं था। इसके अंदर बात आती है एसिड्स की। सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एस्ट्रिक एसिड, मेथनोइक एसिड। उसमें वहाँ पर एक वो दिया हुआ था, लाइक प्रोडक्ट दिया हुआ था, कंपोनेंट दिया हुआ था, आपको बताना था कि इसमें कौन सा रहता है। अब अगर आप उसके थ्रू जाओगे कि जो प्रोडक्ट दिया है उसमें आप देखोगे कि इसमें कौन सा है, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। लेकिन अगर आपने सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एस्ट्रिक एसिड, या मेथनोइक एसिड है, या लैक्टिक एसिड है फॉर दैट मैटर, अगर आपने इनके बारे में पढ़ रखा है कि ये किन किन चीज़ में ये होता है, तो फिर आपको चीज़ें याद रहेंगी। जैसे कि अगर अंगूर है या कोई और खट्टी चीज़ें हैं, तो अगर खट्टी चीज़ों में आपसे पूछा जाए कि अच्छा इसमें ठीक है सिट्रिक एसिड होता है, या इसमें टार्टरिक एसिड होता है, या जो आपकी इमली है तो इसमें ये होता है, या जो आपका मैलिक एसिड है वो एप्पल में होता है, या जो आपका विनेगर है तो उसमें आपका एस्ट्रिक एसिड हो जाता है, या जो आपका
मेथनोइक एसिड है वो किस में होता है, जैसे चीटी है तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो इस तरीके की जो कुछ कुछ बेसिक आपके एसिड्स हैं ना, उनके जो फीचर्स हैं वो अगर आपको मालूम है कि ये किस में होता है, तो उससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट्स याद रखोगे तो फिर आप निकाल ले जाओ कि किसका है। तो वो उन्होंने बेसिकली इनडायरेक्टली पूछा था। अगर आपसे यही अगर मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता तो आप आसानी से कर ले जाते, क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड जो आता तो इसको आप लगा ले जाते, टार्टिक एसिड को लगा ले जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अंगूर अंगूर या कोई भी ऑप्शन में आया होता, जैसे एस्ट्रिक एसिड है तो अगर विनेगर वगैरह आया होता तो आप वहाँ पर मैच द फॉलोइंग में आता तो आप लगा ले जाते। ऐसे उन्होंने डायरेक्ट पूछ दिया कि ये बताइए कि इसमें कौन सा पाया जाता है, तो उसमें फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन एकदम ईजी नहीं कहोगे आप इसे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल होता है, कंफ्यूजन होता है, बायो का थोड़ा सा पड़ जाती है ये चीज़। लेकिन टफ भी नहीं था, मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन था ये। इसके अंदर बात आ जाती है हाईएस्ट पॉइंट इन यूपी। अगेन वही बात है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो मेरी पीडीएफ है आप जाइएगा देखिएगा, वो मैंने 5-6 महीने पहले डाल रखी थी, उसकी मैंने वीडियो बना के अभी परसों फिर से इसीलिए बताया है कि प्लीज़ उसको कर लो, आप फ़ायदा मिलेगा आपको। उसमें वहाँ पर जाना तो आप उसमें एक टॉपिक देखोगे, उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो भारत के जो स्टेट्स हैं उनकी जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो चोटी है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, वो आपको देख लेना है। अब यूपी का आपका एग्जाम है तो यूपी की जो चोटी है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है आपका, वो तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो आमसोट पीक है या कौन सा है। इस तरीके से जैसे केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, या जैसे जम्मू कश्मीर है, या जैसे उत्तराखंड है या हिमाचल है, तो जो मेन स्टेट्स हैं ना, जहाँ पर पहाड़ी एरिया है या बॉर्डरिंग अगर स्टेट है, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि उसकी हाईएस्ट पॉइंट कौन सी है। वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यूपी का एग्जाम है, यूपी का आपसे पूछ लिया गया था, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा है। इट्स जस्ट कि यू हैव टू बिलीव इन दैट, एंड आपको वो चीज़ें फिर पढ़नी है, उसको रिवाइज करना है, यू विल गेन मार्क्स। मतलब कोई डाउट नहीं है इसमें, जिसको नहीं करना है भरोसा वो नहीं करेगा, वो उसका उसका आउटलुक है, वो उसका पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप उस चीज़ को फॉलो करें, भरोसा करें उस पर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगर आप बात करें नंबर वगैरह की, जीएस में अगर आप कुल मिलाकर के देखो 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे, मतलब 30 क्वेश्चन 50 में से आप कर सकते थे। 25 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते थे आप, तो 25 क्वेश्चन के आसपास कई लोगों ने किए होंगे, काफ़ी लोगों ने 30 भी किए होंगे। इसके बाद बात अगर करो कि हिंदी का कैसा कैसा था, हिंदी का पेपर ऑब्वियसली यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी में काफ़ी लोग 30 भी करेंगे, काफ़ी लोग 35 भी करेंगे, और जिन्होंने हिंदी अच्छे से तैयार की थी वो 40 भी करेंगे। हिंदी की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो हिंदी का जो सेक्शन था ना वो ईजी नहीं था। उसको बहुत से लोग ईजी कंसीडर करेंगे, लेकिन वो ईजी नहीं था और वो टफ भी नहीं था, मीडियम मॉडरेट पेपर था। तो उसके हिसाब से 30 नंबर एक एवरेज है, 30 मतलब काफ़ी लोग करके आएंगे। 35 जो थोड़ा सा जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है वो करके आएंगे, और 40 वो लोग करेंगे जिनकी हिंदी में एकदम कमांड है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन थे ना वो कई टॉपिक्स थे, ऐसा नहीं था कि आर की तरह सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक से क्वेश्चन आए हो, उसमें कुछ कुछ और भी क्वेश्चन थे, जैसे उसमें गद्यांश वगैरह भी आया हुआ था, तो वो वहाँ पर नंबर को गेन करना आसान था। पर्यायवाची वगैरह के लिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। पर्यायवाची मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 150 के आसपास पर्यायवाची हैं, उन्हीं को पढ़ लीजिए, उन्हीं से आएगा। 2 पर्यायवाची उसमें बेसिकली पूछे गए थे, एक मछली का पूछा गया था और एक शायद नदी का पूछा गया था। दोनों पर्यायवाची मैंने आपको बता रखे हैं कि ये दोनों आपको पढ़ के जाने हैं, उन्हीं में से आया था। कोई ऐसा पर्यायवाची बाहर से आया हो तो बता दो जो आपको बताया ना गया हो कि ये वाला कौन सा है। और भी जो क्वेश्चन आए हुए थे उसके हिसाब से अगर आप ओवरऑल हिंदी का देखोगे तो 40 उसी ने किए होंगे जो बहुत जिसकी अच्छी कमांड है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 30 से 35 का जो नंबर है वो एक अच्छा नंबर है। और जीएस में अगर आप बात करोगे, अगर आपके 25 भी नंबर आ रहे हैं तो वो एक ठीक ठाक नंबर है, डिसेंट नंबर है। और कंप्यूटर की अगर आप बात करो तो इसमें 30 से 35 नंबर जो है कंप्यूटर में वो एक ठीक ठाक है, क्योंकि जो देखो जिनकी कंप्यूटर में बहुत अच्छी एक कमांड है, एक ग्रेस्प है उनकी, जो एक होल्ड करते हैं चीज़ों को कंप्यूटर के अंदर, तो वो तो उसमें 40 के ऊपर इसमें भी करके आएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी थे, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे, और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट कैटेगरी के थे। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 30 नंबर कंप्यूटर में ठीक ठाक कैंडिडेट करके आया होगा जिसने ढंग से पढ़ाई की हुई है। तो कहीं ना कहीं जो 85 प्लस है उनको करना चाहिए शॉर्ट हैंड के लिए। अब ऑब्वियसली शॉर्ट हैंड एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने आज की एंड देन एक हफ्ता रुक गए, दिन 10 दिन की, फिर आप एक 20 दिन लगातार कर रहे हैं, आपको वो करते रहना है। तो अगर आपको लाइक थोड़ा बहुत भी अगर डाउट है, ऊपर नीचे अगर आपके मार्क्स हो रहे हैं 85 के आसपास, तो मतलब आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप लाइक रिजल्ट के बाद करो, आपके लिए फिर टाइम नहीं बचेगा। तो अगर आपको लाइक है कि आपका 85 के आसपास बन रहा है तो यू शुड प्रिपेयर, आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी चाहिए। और बाकी मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा जाएगी, मतलब 100 नंबर बहुत मुश्किल है, क्योंकि जीएस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, लेकिन फिर भी जीएस में गलती होती ही होती है, क्योंकि एक तो रिवीजन की प्रॉब्लम होती है, लोग रिवाइज नहीं करते हैं, तो कन्फ्यूजन बहुत होता है। और अगर आप बात करो हिंदी की, तो हिंदी में नंबर गेन करना ईजी था। पर्टिकुलरली अगर आप बात करो तो जो मुहावरे लोकोक्ति थे वो इतने कठिन नहीं थे, तो उसमें काफ़ी नंबर किए होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जिनमें कन्फ्यूजन होता ही होता है, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे हिंदी के सेक्शन में जिनमें यही लग रहा था कि इसमें कन्फ्यूजन बहुत हो रहा है। तो वहाँ पर अगर गलत किए होंगे तो वो हो सकता है कि वो नंबर 30 की जगह 35 की जगह 25 भी चला जाए। तो इसलिए कट ऑफ 83
83, 82, 80 कुछ भी जा सकती है। मतलब इसमें आप लाइक ये नहीं हो सकता कि क्योंकि इतने सालों के बाद एग्जाम हो रहा है तो इसका कोई पैटर्न भी नहीं है, कोई आपको 100% श्योर होकर बता ही नहीं सकता। लेकिन एक जो एनालिसिस की बात होती है, पेपर पैटर्न की बात होती है, क्वेश्चंस के लेवल की बात आती है, स्टैंडर्ड की बात आती है, और उसके अकॉर्डिंग जो बच्चों का एक रुझान होता है, पता चलता है कि हाँ ठीक है इन्होंने कितना किया। जैसे मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आए तो उनका जो एक मैंने एक्सपीरियंस देखा उसके बेसिस पे मैंने जब चीज़ों को एनालाइज किया तो मैंने ये पाया कि अगर आपके 85 के आसपास आ रहे हैं तो आप इस बारे में देख सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, डेफिनेटली शेयर भी कर सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ कि अपने हर वीडियो में मैं आपको कुछ नई चीज़ें सिखा पाऊँ। थैंक यू सो मच। आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी। जो भी फ्री पीडीएफ वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी नई इन्फॉर्मेशन होती है, मैं सारी चीज़ें वही डालता हूँ। तो आप टेलीग्राम पर आराम से सर्च करोगे अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी एंड आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो मेरा जो वरदान ग्रुप है, पेड कोर्स है, वो 250 इसकी फीस है। टेलीग्राम पर मैं उसकी डिटेल्स वगैरह डाल देता हूँ, नंबर भी पर पड़ा रहता है। तो अगर आप चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। RO 2023 प्लस यूपीपीएससी 2024 के प्रीलिम्स के लिए है, करंट अफेयर्स के लिए। थैंक यू सो मच।